नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें घटिया निर्माण कार्य पर बिटकुल के 3 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि पुरोला में सड़क निर्माण में रेत और बजरी की जगह सिर्फ मिट्टी मिलाई जा रही थी, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सीएम धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने संज्ञान लिया, जिसके बाद बिटकुल के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय कुमार को सस्पेंड किया गया। वहीं 2 संविदा पर काम कर रहे इंजीनियर पंकज सैनी और गौरव कुमार की सेवा समाप्त की गई। इसके साथ ही जो घटिया निर्माण कार्य कराया गया था उसे भी मौके पर तोड़ दिया गया। वहीं बिटकुल ने सोमवार को इंजीनियरों की एक टीम जांच के लिए मौके पर भेजी है। इसके साथ ही पीएमजीएसवाई भी अपने लेवल पर मामले की जांच करेगा। ये कार्य ब्रिडकुल द्वारा कराया जा रहा है। हमारी वर्किंग एजेंसी ब्रिडकुल है, तो ब्रिडकुल के एमडी साहब को भी हमने व्यक्तिगत भी अनुरोध किया है। उनको चिट्ठी लिख के भी कहा है कि वो किसी जिम्मेदार आदमी को भेज करके इसकी जांच करा लें और हमें भी बता दें। और मैं भी अपना जो पीएमजीएसवाई से संबंधित हमारे जो यूनिट के लोग हैं ऐसी, उनको भी मैंने निर्देशित किया है, वो कल जा रहे हैं। ब्रिडकुल से जैसी जानकारी मिली है तो उनके यहाँ से भी लोग निकल चुके हैं और फिर वहाँ पे जा करके वो रिक्विजिट टेस्ट वगैरह करेंगे और फिर मुझे बताया जाएगा। चक्राता के लाखा मंडल क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि बीते दिनों दबंगई दिखाते हुए लोगों ने पहले तो जंगल में अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर डाला और जब जांच के लिए संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तो उस पर पथराव कर दिया गया। मामला रेखनाड़ रेंज की सीमा से सटे सिविल स्वयं के जंगल का है। वहीं अवैध मार्ग निर्माण के लिए संरक्षित प्रजाति के 159 हरे पेड़ों को काटने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने हमला करने और अवैध रूप से रोड तैयार करने वाले लोगों पर वन विभाग की तहरीर पर मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। काशीपुर में चैती मेले से ठीक पहले मेला परिसर के आसपास दहशत फैलाने वाला गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। सोमवार को गोविशाण टीला क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंस गया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। क्षेत्र में घूम रहा गुलदार कई पालतू और लावारिस कुत्तों को अपना शिकार बना चुका था, जिससे आसपास के इलाकों में भय का माहौल बना रहता है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चूना भट्टा इलाके में रिस्पना नदी के किनारे बने खंडर से एक युवती का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ। मृतका की उम्र करीब 30 से 35 साल बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस को आंख के पास चोट के निशान मिले हैं और फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में महिला के नशे में आदी होने की आशंका जताई जा रही है। 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चूना भट्टा के पास एक खंडरनुमा कमरे में एक महिला का शव पड़ा है। तो इस सूचना पर जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो महिला है उसकी उम्र लगभग हमें 30 से 35 साल के आसपास लग रही है और उसका शव यहाँ पर है। संभवतः इसमें लग रहा है कि शायद नशे के कारण इसकी मृत्यु होना ऐसा ज्ञात हो रहा है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 अपराधियों को रुद्रपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपराधी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से अवैध हथियारों की खरीदारी करते हैं और फिर उत्तराखंड में लाकर उसे बेचते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों अपराधियों की घेराबंदी की तो दोनों ने पुलिस पर फायर कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में बंटी कोली के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अपराधी मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास से 9 तमंचे, एक पिस्टल, 27 कारतूस, 4000 की नकदी और एक बाइक बरामद की है। इनकी सूचना मिलने पर मोदी मैदान पे जब चेकिंग कर रहे थे तो इस बंटी कोहली और उसका एक सहयोगी जो मनोज कुमार है, इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर 4 राउंड फायर किए गए थे, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें बंटी कोहली के पैर में इंजरी हुई है, पैर में गोली लगी है, उपचाराधीन है।
और मनोज कुमार और दोनों को ही हमने मौके से गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 9 तमंचे, 1 पिस्टल बरामद हुई है तथा 27 कारतूस बरामद हुए हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को लूटता था। दरअसल नानकमत्ता पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर उसकी कार लूट ली है। शिकायत के बाद पुलिस ने नानकमत्ता क्षेत्र की रहने वाले आरोपी तारा सिंह, राजेंद्र सिंह, गुरविंदर, रमन, सीमा कौर और गुरमीत कौर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को बंधक बनाकर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उससे 50,000 रुपए की डिमांड की। इस दौरान आरोपियों ने नकदी, सोने की अंगूठी, दस्तावेज और कार लूटी थी, जिसे बरामद किया गया है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से तारा सिंह और राजेंद्र सिंह पर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। राजती गृह डाम कोठी में मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर निर्माण कार्यों का अपडेट लिया। मीटिंग में हरिद्वार के विधायक, मेयर और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ के निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ समय रहते पूरा कर लिया जाए। इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही बरसात के सीजन से पहले जिन निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सकता है, उन्हें पूरा कर लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। ये अभी सर हमारे काम हो गई है, बस आ गए हैं। इसके अलावा सर सैनिटेशन का 141 करोड़ और एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की, चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है यहाँ से। और क्योंकि बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते हैं उन सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसे समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 63 सफाई निरीक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इस दौरान सीएम धामी ने 62 करोड़ की लागत से बनने वाली शहरी विकास निदेशालय की नई बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया। साथ ही नए कूड़ा निस्तारण गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि शहरों को स्वच्छ रखने के लिए लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें साफ सफाई पर विशेष फोकस रहेगा। जो 2027 में हमारा कुंभ मेले का आयोजन भी होना है। 4 धाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है। ऐसे अवसरों पर शहरों और तीर्थ स्थलों की स्वच्छता और उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसमें हमारे निकायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का पूरे तरीके से निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार शहरों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर 5,000 से कम मतों के अंतर से जीती थी, जबकि 9 सीटें ऐसी थीं जहां पार्टी बेहद कम अंतर से हार गई थी। पार्टी जीत के साथ ही हारी हुई ऐसी सभी सीटों को लेकर सतर्क हो गई है। पार्टी ने कम मार्जिन से जीतने वाले विधायकों को साफ संदेश दिया है कि वे पार्टी के भरोसे बैठने के बजाय अपने क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करें। उत्तराखंड बीजेपी फुल ऑन चुनावी मोड में आ चुकी है, इसीलिए अब संगठनात्मक समीक्षाओं का दौर भी तेज हो गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी, जबकि 23 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जीती हुई 47 में से भी 14 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 5,000 से भी कम रहा, जिसमें श्रीनगर, टिहरी, गदरपुर और नरेंद्र नगर की ऐसी सीटें हैं जिसमें जीत का अंतर 2,000 से भी कम रहा। बीजेपी का मानना है कि कम मार्जिन वाली सीटें भविष्य में चुनौती बन सकती हैं, इसीलिए अभी से तैयारी जरूरी है। कम वोटों से हारने वाली सीट
अल्मोड़ा सीट 127 वोटों के मार्जिन से हार गई। बाजपुर सीट 1611 वोटों से, दोराहाट सीट 182 वोटों से, धारचूला सीट 1118 वोटों से बीजेपी हार गई। आइडेंटिफाई करने हैं जो ऐसे हमारे बूथ हैं जो सी ग्रेड के हैं, उनको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम उनको ए ग्रेड का कर सकते हैं, उस पर ज्यादा कैसे फोकस किया जाए, उस पर कैसे हमारे पार्टी के लोग भी उस पर लगे, कैसे हमारे BLA 1 से और BLA 2 से उस पर चर्चा होकर उस पर हम काम कर सकें। तो इन्हीं बातों के निर्देश विधायकों को भी मिले हैं और बाकी सारे संगठन के कार्यकर्ताओं को। पार्टी ने कम मार्जिन से जीत और हार वाली सीटों के लिए खास रणनीति बनाई है। इन विधानसभाओं में बूथ को A, B और C ग्रेड में बांटा जाएगा, जिसमें A ग्रेड में पार्टी अच्छे मार्जिन से जीती है, B ग्रेड में मुकाबला कांटे का रहा, जबकि C ग्रेड में बीजेपी हार गई। विधायकों से कहा गया है कि वो खास तौर पर B और C ग्रेड वाले बूथों को मजबूत करने में जुट जाएं। जो बूथ स्तर पर हमारा काम करने का तरीका है, तो हमारा बूथ सरकार का बूथ तक काम करता है। आज आप देख लीजिए, हम चाहे मन की बात करें, चाहे हमारे संगठन जो हमारा डायरेक्ट, जो हमारी पार्टी का जो डायरेक्ट जो संपर्क है वो सीधे बूथ स्तर पर है। कुल मिलाकर साफ है कि बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कम मार्जिन वाली सीटों को लेकर पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए संबंधित विधायकों को साफ संदेश दे दिया गया है कि वो मैदान में उतरें, पार्टी के भरोसे ना बैठें और अपने क्षेत्र में मेहनत करें। संदेश साफ है कि जीत चाहिए तो अभी से काम में जुटना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में LPG सिलेंडर को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि देश में गैस की आपूर्ति को लेकर हालात खराब हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि हालात ये हैं कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बाजारों से गायब हैं और होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग के लिए 24 दिन का नियम बनाने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरक सिंह रावत ने यहां पर इसको लेकर निशाना साधा है और अब इस पूरे मसले पर सियासत तेज हो गई है। क्या आसपास के रेस्टोरेंट बंद हो गए? कॉमर्शियल गैस इस समय बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। सरकार चाहे जितने दावे करे, इन्होंने जो नीति बनाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 25 दिन के अंदर बुकिंग होगी और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में होगी। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रुकने से धर्मनगरी हरिद्वार के तमाम आश्रम, मठों में चलने वाले अन्य क्षेत्र भी अब बंदी की कगार पर आ गए हैं। यहां पर अगर सिलेंडर जल्द ही मुहैया नहीं हुए तो हजारों संतों को बिना भोजन ही अब भजन करना पड़ सकता है। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में तमाम आश्रम, मठ और धर्मशालाएं हैं जहां साधुओं और जरूरतमंदों को भोजन बांटा जाता है और ये फक्कड़ साधु इसी भोजन पर निर्भर रहते हैं। हरिद्वार में गीता कुटीर, सप्तऋषि आश्रम, जयराम आश्रम जैसे तमाम अन्य क्षेत्र यानी निःशुल्क खाना बांटने वाली रसोई चलाने वाले आश्रम हैं। वहीं सिलेंडर संकट की जद में अब ये धार्मिक संस्थाएं भी आ गई हैं। उत्तरी हरिद्वार स्थित गीता कुटीर आश्रम में पिछले 50 सालों से अन्य क्षेत्र चल रहा है, जहां फिलहाल 500 से ज्यादा साधु संत भोजन करते हैं। आश्रम प्रबंधन का कहना है कि कमर्शियल और घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई रुकने से दिक्कत हो रही है और इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी और कोयले से भी भोजन बनाना संभव नहीं है। अब स्थिति ये आ गई है, हमारे पास जो स्टॉक में थे सिलेंडर वो खत्म हो चुके हैं। मुश्किल से 2 दिन का हमारे पास स्टॉक है। अगर कल तक गैस हमें न मिली तो संतों को भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। बात हो रही है, DM साहब से बात हुई है, SDM साहब से बात हुई है, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उसका कोई एजेंसियों का ये कहना है कि भाई हमें कोई गाइडलाइन ऊपर से आई नहीं। आश्रम प्रबंधन के मुताबिक आश्रम के पास फिलहाल सिलेंडर का इंतजाम नहीं है। अगर जल्द सिलेंडर मुहैया ना कराए गए तो खाना बनाना बंद करना पड़ सकता है।
ऐसे में उनकी ओर से प्रशासन से लगातार सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि आश्रमों की मांग के आधार पर उन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। कि जो हमारे आश्रम वगैरह हैं, इनके लिए अगर इनके डोमेस्टिक कनेक्शन है तो इनको डिमांड बेसिस पर इनके पत्र के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। कनेक्शन जो कंपनी के द्वारा बताया गया था कि इनका जो कनेक्शन है वो कमर्शियल ब्रैकेट में एग्जेम्प्टेड करके कैटेगरी होती है, तो उनमें इनको डोमेस्टिक दिया जाता है। अब इनको रिलीफ दे दिया है, कई आश्रमों में मैंने दे भी दिया है। और एक चीज़ और भी है, हमारे काफ़ी जो बड़े आश्रम है कंखल में, वहाँ पर PNG लाइन है। धार्मिक संस्थाओं से मिलने वाले भोजन से पेट भरकर ये साधु संत भगवान भजन करते हैं। अगर इन धार्मिक संस्थाओं से भोजन मिलना बंद हो जाए तो इन साधुओं को भूखे पेट ही भजन करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के तहत व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की कुल दैनिक आवश्यकता का 20% कोटा अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। इस कोटे में सबसे अधिक आवंटन होटल और रिसोर्ट 28%, रेस्टोरेंट और ढाबों को 37% दिया गया है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इकाइयों, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों, छात्रावासों तथा स्वयं सहायता समूह के प्रतिष्ठानों के लिए भी अलग अलग प्रतिशत तय किया गया है। जिलों के देहरादून को सबसे अधिक 31% हिस्सा मिलेगा। इसके बाद हरिद्वार और नैनीताल को 13% उधम सिंह नगर को 9%, जबकि अन्य जिलों को उनकी मांग और गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुसार आवंटन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री और हर्षिल क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन शाम को फिर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है, जिससे गंगोत्री और हर्षिल की वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी से पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड भी महसूस हो रही है। उत्तरकाशी में भी बर्फबारी के बाद खरसाली मंदिर के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर देखी जा सकती है। वहीं बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। चमोली के पर्यटन स्थल औली, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नीति मलारी घाटी में कल और आज जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं और नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वहीं औली में अचानक हुई बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। साथ ही बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में तापमान कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। साथ ही पूरे क्षेत्र में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। सिख श्रद्धालुओं के आस्था के प्रमुख केंद्र हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट ने इसकी घोषणा की है। हेमकुंड में हर साल देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हर साल जिस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं उनकी भी सराहना होती है और अब ऐसे में 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। परमार्थ निकेतन में फिल्म एक्टर भूमि पेडनेकर ने गंगा आरती की। भूमि पेडनेकर ने कहा है कि गंगा तट पर स्थित इस दिव्य आध्यात्मिक धाम परमार्थ निकेतन में पहुंचकर अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है। यह क्षण मेरे लिए भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा और सनातन मूल्यों से जुड़ने का एक अत्यंत पावन और आत्मिक क्षण है। ये ऐसी आध्यात्मिक भूमि है
जहां आकर मन को शांति, संतोष और जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा प्राप्त होती है। ऋषिकेश में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा रिजॉर्ट में आयोजित इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस योग महोत्सव के जरिए योग को दुनिया भर तक पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार योग को बढ़ावा दे रही है और योग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए 5 योग हब स्थापित किए जा रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग को बढ़ावा देने के लिए, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में हमने योग को वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत हम प्रदेश में योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।